नमस्कार। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का विषय रसायन अध्याय 3 वैद्युत रसायन पढ़ेंगे। आज अध्याय प्रारंभ होता है तीसरा वाला, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वैद्युत रसायन कहते किसे हैं। तो वैद्युत रसायन की एक परिभाषा की रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे के परिवर्तन के संबंध में अध्ययन करना वैद्युत रसायन कहलाता है। यानी कि वैद्युत रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के संबंध में तथा उनके एक दूसरे के परिवर्तन के संबंध में अध्ययन करना वैद्युत रसायन कहलाता है। वैद्युत रसायन सबसे पहले सर्वप्रथम जो कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने वैद्युत रसायन में अनुसंधान किए थे। ये सामान्य जानकारी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं चालक तथा कुचालक। कुछ सामान्य पारिभाषिक शब्द हैं पाठ की शुरुआत होने के लिए कि चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं। तो सभी लोगों ने कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं तक यही पढ़ते आए, 10वीं तक। अब तो ये 12th है कि इसमें करना क्या है। तो चालक तो सिंपल सी बात है कि क्या कहलाते हैं कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है उन्हें हम चालक कहते हैं। चालक किन्हें कहते हैं? जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, चालक कहलाते हैं। उसके बाद है कुचालक, कि कुचालक किसे कहते हैं। तो जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है वो कुचालक कहलाते हैं। तो जो चालक वाले पदार्थ हैं, तो विद्युत धारा मतलब चालकों को, मतलब विद्युत चालकों को विद्युत धारा प्रवाह के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम चालकों की बात कर रहे हैं कि जो चालक है ना, चालकों को विद्युत धारा प्रवाह के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो हम बोल सकते हैं कि निम्न वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं धात्विक चालक। निम्न वर्गों में सबसे पहला पॉइंट है कि धात्विक चालक किन्हें कहते हैं। तो हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे किसी वायर में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस वायर में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो जिस चीज़ का वायर है वो वायर वही रहेगा, तार, लेकिन वो थोड़ा सा तार गर्म हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? ऊष्मा के कारण। तो बस धात्विक चालक की यही सामान्य डेफिनेशन है कि वे धातु या वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं लेकिन किंतु उनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, धात्विक चालक कहलाते हैं। देखिए, धात्विक चालक वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, धात्विक चालक कहलाते हैं। इनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। जैसे नदी ऊपर से नीचे को बहती, इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहते हैं। तो ये है धात्विक चालक। धात्विक चालक के बाद आते हैं वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट किन्हें कहते हैं? तो वैद्युत अपघट्ट चालकों के आधार पर 2 वर्गों में बांटे गए थे। तो अपन दूसरा पढ़ते हैं वैद्युत अपघट्ट किन्हें कहते हैं। 3 है वैसे वैद्युत अपघट्ट पढ़ते हैं, लेकिन वैद्युत अपघट्ट है क्या? तो वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन अवश्य होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्ट या वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नमक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम के धनायन अलग हो जाएंगे और Cl के ऋणायन अलग हो जाएंगे। इसको अपन बोलेंगे एक तरह का ये वैद्युत अपघट्ट। तो वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन अवश्य होता है, क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं वो, इनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है हमेशा इलेक्ट्रॉनों से ना होकर के आयनों के द्वारा होता है, मतलब धन आयन या ऋण आयनों के द्वारा होता है। ये वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। वैद्युत अपघट्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्ट और एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट। लेकिन इनके बारे में अपन बाद में पढ़ते हैं। पहले एक और पढ़ लेते हैं कि चालकों को विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर 3 वर्गों में बांटा था। एक तो वैद्युत अपघट्ट, एक धात्विक चालक और तीसरा बोलते हैं वैद्युत अनपघट्ट। इसको उसमें नहीं रखा गया है वर्ग में। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं
कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं ना तो जो गलित अवस्था में ना ही विलयन की अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, ये वैद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें तो जैसे एल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया, इनके जो जलीय विलयन होते हैं या गलित विलयन की अवस्था में कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, ये वैद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। अब अपन आ गए कि वैद्युत अपघट्य जो होते हैं, वैद्युत अपघट्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था। तो वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो बोला प्रबल विद्युत अपघट्य, एक बोला दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो पहले प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य होते क्या हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्य वे वैद्युत अपघट्य जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं यानी कि घुल जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अगर हम प्रबल विद्युत अपघट्यों में उनको विद्युत चालकता की बात करें तो इनकी दुर्बल विद्युत अपघट्यों की विद्युत चालकता की बात करें तो प्रबल विद्युत अपघट्य की जो विद्युत चालकता का मान होता है वो अधिक होता है यानी कि उच्च होता है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो चालकता का मान होता है, विद्युत चालकता का मान वो कम होता है। क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य जल में पूर्ण रूप से घुले हुए होते हैं, इसलिए इनकी विद्युत चालकता का मान उच्च होता है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य जल में कम मात्रा में घुले हुए होते हैं, इसलिए इनकी विद्युत चालकता का मान कम होता है। अपन एक बात करें कि अगर हम प्रबल विद्युत अपघट्य को थोड़ा तनु कर दें यानी कि तनुता यानी कि पतला कर दें, उसको तनु कर दें तो इनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दुर्बल विद्युत अपघट्य को भी थोड़ा तनु कर दें तो इनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं तनुता बढ़ाने पर इनकी चालकता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तनुता पर इनकी विद्युत चालकता कैसी होती है, बहुत कम प्रभावित होती है, यानी कि प्रभावित होती भी नहीं, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलेंगे कम प्रभावित होती है। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अगर तनुता बढ़ा दी जाए यानी कि पतला कर दिया जाए तो इनकी विद्युत चालकता का मान कम हो जाता है। वैसे भी आयन कम घुले हुए थे, वो अगर तनु कर देने पर वो आयन दूर हो जाते हैं, तो आयनों को विद्युत धारा ले जाने में समय लगता है, इसलिए इनकी विद्युत चालकता का मान कम होता है। अगर प्रबल विद्युत अपघट्य का एक एग्जाम्पल लिखें अपन तो अपन बोल सकते हैं कि कॉपर सल्फेट, NaCl, H2SO4, HCl इकाई की प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण, क्योंकि जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य में अपन बोल सकते हैं कोई अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कोई हाइड्रोक्साइड वाला यौगिक ले लें, या एसीटिक अम्ल का उदाहरण ले लें कि CH3COOH, ये भी दुर्बल अम्ल है। अपन बोल दें H2CO3, ये कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल भी दुर्बल अम्ल होता है। तो जो दुर्बल पदार्थ होते हैं वो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते, इसलिए अपन इनके एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये अंतर के आधार पर ये पदार्थ हो गए। तो वैद्युत अपघट्य अपन ने पढ़ लिया। अब इसके आधार पर पढ़ते हैं अपन ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है, तो पहले ओम के नियम साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम जो ये नियम है वो धात्विक तथा वैद्युत अपघट्य दोनों प्रकार के चालकों द्वारा पालन किया जाता है। ये ओम का नियम है। साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने जो नियम दिया था वो किसके लिए दिया था, वैद्युत अपघट्य और धात्विक चालक दोनों प्रकार के पदार्थों के लिए पालन करने वाला नियम था। तो जो ओम का नियम है वो क्या है कि ओम का नियम किसी चालक का विभवांतर, किसी भी चालक का विभवांतर, कोई सी भी चालक है तो उसका जो विभवांतर होता है उसमें ही बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि किसी चालक का विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो यदि किसी चालक का विभवांतर भी मान लिया जाए तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा I मान ली जाए तो ओम के नियम के अनुसार हम बोल सकते हैं V प्रोपोर्शनल I, यानी कि V अनुपाती I, V बराबर RI। R क्या है, एक नियतांक है, यानी कि अपन बोल सकते हैं R एक स्थिरांक है। तो R बराबर V/I हो जाएगा। यही ओम का नियम है। यानी कि ओम का नियम क्या है कि किसी चालक का विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसे हम ओम का नियम कहते हैं। यदि किसी चालक का विभवांतर भी हो तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा I हो तो ओम के नियम के अनुसार हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि R बराबर V/I होता है। R एक स्थिरांक है।
आई विद्युत धारा, आई मतलब एक इकाई है जो एम्पियर में मापी जाती है, विभवांतर भी जो काय में नापा जाता है, वोल्ट में नापा जाता है, तथा इसकी जो आर की इकाई है ना, आर की इकाई को हम ओम बोलते हैं। वो ओम का संकेत ऐसा बनाया जाता है। ये ओम का नियम समाप्त हुआ। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा प्रतिरोध, कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो ओम के नियम के बाद अपन प्रतिरोध की बात कर रहे हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब हमेशा बाधा या रुकावट से होता है। किससे होता है? बाधा या रुकावट, यानी कि किसी के मार्ग में अपन बाधा उत्पन्न कर दें या रुकावट उत्पन्न कर दें, उसको प्रतिरोध कहा जाता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसी चालक में, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसी चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के लिए चालक के द्वारा ही प्रस्तुत की गई बाधा को या रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उस चालक में ही प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के मार्ग में किसके द्वारा? चालक के ही द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा या रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। जो लंबाई की तो अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। जो अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी कि जो क्षेत्रफल यानी कि जो एरिया होता है वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो अब प्रतिरोध के बाद अगला बिंदु जो अपन पढ़ेंगे वो अगला बिंदु है अपना कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन लेते हैं तो केवल डेफिनेशन बता सकते हैं, आप मात्रा खुद निकाल लें कि प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर लंबे, कितना? 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक तार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक तार द्वारा प्रस्तुत किए गए बाधा या रुकावट को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध को रो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रो का जो साइन है वो इस प्रकार से बनता है, इसको रो बोलते हैं। और अगर पूछा जाए विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है तो इकाई निकालना आसान होती है। इसकी इकाई ओम सेंटीमीटर होती है। अगर हम बात करें तो इसकी इकाई निकालना हम बताते हैं कि रो की इकाई, अगर आपसे पूछा जाए विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो प्रतिरोध होता है ना, सीधा RE/L डायरेक्ट लिख दिया हमने प्रतिरोध की डेफिनेशन के आधार पर। तो रो बराबर आर की इकाई ओम होती है, पहले बता दिया। एरिया वर्ग सेंटीमीटर में मापा जाता है कि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, और लेंथ को सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्रॉस हुआ तो रो बराबर यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध बराबर ओम सेंटीमीटर। ये विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई हो गई। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट बिंदु नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप अपना फेयर वर्क कंप्लीट करते जाएं। यदि किसी बात की समस्या है तो अपने संबंधित सब्जेक्ट टीचर से आकर के विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।